नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ अंशिता। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज महासभा द्वारा रीवा में किए गए दुष्कर्म की कड़ी निंदा की गई है और कहा है कि ऐसे दुष्कर्मियों को समाज में कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष पंडित पुष्पेंद्र मिश्रा ने रीवा दुष्कर्म में संलिप्त व्यक्तियों को कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि किसी भी समाज के व्यक्ति द्वारा जो बहन बेटी की इज्जत नहीं करता, इस तरह के कुदृष्टि रखता है, उसको समाज में रहने का अधिकार नहीं। ऐसे दुष्कर्मियों को कड़ी सजा मिलना चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी दुख व्यक्त किया है कि ऐसे व्यक्ति महासभा के लिए पोस्टर में जगह नहीं पा सकते। उन्होंने कहा है कि हालांकि अभी पूरी घटना की जानकारी नहीं मिल पाई है। सर, जैसा कि देखा गया है कि कल एक मामला आया है रीवा में, बहुत दर्दनाक घटना हुई है। एक डोगी बाबा जिसे कहें और वेदांती जी महाराज का नाम आ रहा है फ्रंट में। सर, कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज की भी होर्डिंग लगी थी। सर, उसमें क्या प्रतिक्रिया है आपकी? दरअसल रीवा में जैसा कि मैंने सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आई है ये घटना, और निश्चित तौर पे यह घटना निंदनीय है। और समाज में इस तरह के जो भेड़िए हैं, जिनको माताएं बहनें समझ में नहीं आ रही हैं, ऐसे लोगों को समाज में दंडित करना चाहिए और समाज में सभी लोगों को मिलकर के दंडित करना चाहिए। रही बात होर्डिंग्स की, तो चूंकि मैं भोपाल में हूं और वहां पर किन लोगों ने और किन कारणों से वो होर्डिंग लगाए हैं ये तो मुझे अभी पता नहीं चला है, लेकिन अगर होर्डिंग लगे हैं और इस तरह के लोगों के उसमें फोटो हैं तो निश्चित तौर पर निंदनीय है। समाज ऐसे लोगों को और संगठन ऐसे लोगों को निश्चित तौर पर निंदा के पात्र के रूप में समझता है, और हम शासन और प्रशासन से भी मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द कठोर कार्रवाई करते हुए जेल में भेजें। सर, क्या कह सकते हैं? अभी अचानक ये मामला आया और भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा था और इस तरह से मामला आया। सर, इस मामले को किस तरह आप देखते हैं और क्या इसके पीछे किसका राज हो सकता है? आपको क्या कहेंगे? राज में अब कैसे कह सकता हूँ कि राज क्या है। अगर कोई ये कहता है कि चूल्हा में फलाना करे तो सनीचर हटाए, कहावत है, तो निश्चित ही यह कृत्य किया भी है, बिना आग के धुआं नहीं उठता है। महाराणा प्रताप मंडल के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया है कि 26/3/2022 को 7:30 बजे मेरे भाजपा मंडल कार्यालय में विजय यादव, जो एमपी नगर क्षेत्र में ठेला लगाता है, वह मेरे कार्यालय में आया। उस समय मैं अपने कार्यालय में ही था। वो मुझसे बदतमीजी और गाली गलौज करने लगा। मेरे समझाने के बाद भी वह नहीं माना तो मेरे द्वारा उसको 2-3 तमाचे मार दिए गए। लेकिन मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि विजय यादव द्वारा एक लिखित आवेदन थाना प्रभारी महोदय को दिया गया है, जिसमें मेरे विरुद्ध तरह तरह के आरोप लगाए गए हैं। आपने आज पुलिस कमिश्नर महोदय को पत्र भी लिखा है। एक्चुअली घटना ये थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी के चतुर्थ कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे हुए थे। उसी दिन नगर निगम ने मेट्रो जहां बन रहा है उसके नीचे ठेले लगे हुए थे। उसकी शिकायत के आधार पर कमिश्नर के कहने पे वो ठेले उठाए गए। ठेले वाले भी रविंद्र भवन कार्यक्रम में पहुंच गए थे, जिसमें विजय यादव दारू के नशे पे था। वहाँ पे मैं पार्टी की तरफ से व्यवस्था में था। उसने जब माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन चल रहा था, तब उसने वहाँ पे होर्डिंग करने की कोशिश की। व्यवस्था के तहत मैंने उसको हाल के बाहर किया। दूसरे दिन वो मेरे कार्यालय पे आया 7:30 पौने 7:30 बजे के आसपास, और मुझसे इसी बात को लेकर के दारू के नशे पे मुझसे बदतमीजी करने लगा। बदतमीजी करने पर मैंने उसको यहाँ से धक्के मार के बाहर कर दिया। उसके बाद उसने पुलिस थाने एमपी नगर में एक शिकायत की, जिसमें उसने मेरे ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए और वो आवेदन सोशल मीडिया पे उसने वायरल किया। पुलिस द्वारा मुझसे बगैर बयान लिए गए, मुझसे बगैर बताए, मेरा पक्ष बगैर रखे गए, पुलिस ने FIR दर्ज कर ली। मेरा इसमें ये कहना है, आज मैंने उसकी जांच के लिए मैंने माननीय पुलिस कमिश्नर जी को ये लेटर दिया है, क्योंकि उसने आवेदन में जो भी लिखा है कि मैं उसकी दुकान पर गया, मैंने उसके साथ लूट की, मेरे लोग उसको पकड़ के मेरे ऑफिस लेकर के आए और उसके साथ मारपीट की, मैंने उससे पैसे की डिमांड की, मैंने उसको कट्टा अड़ा दिया, ये तक भी उसने आवेदन में लिखा है। मेरे ऑफिस मंडल कार्यालय में कैमरे लगे हुए हैं। मैं उस दिन 4:30 बजे से लेकर के रात को 9:30 बजे तक मंडल कार्यालय में ही था। पूरी घटना कैमरे की रिकॉर्डिंग में है कि वो मेरे यहाँ खुद आया, या मैंने उसको बुलाया, या मेरे लोग उसको घसीट के लेके आए, या मैंने उसके साथ मारपीट की, या उसने मेरे साथ बदतमीजी की। इसको लेकर के आज मैंने काउंटर आवेदन माननीय पुलिस कमिश्नर जी को दिया है और उनसे पूरी बात मिलकर बताई है, और ये कहा है कि आप निष्पक्ष जांच कराएं। मेरे पास पूरे कैमरे में रिकॉर्डिंग है, और उसने मेरी और पार्टी की छवि खराब करने की कोशिश की, जबकि उसकी वास्तविकता है एमपी नगर क्षेत्र में माननीय मंत्री जी के नाम पर
10 ठेले लगाता है और उनके नाम पे दादागिरी करता है। आप ठेले वालों का वर्जन ले लें कि सच्चाई क्या है। मैं निष्पक्ष जांच की मांग करता हूं। पार्टी की तरफ से नोटिस भी जारी हुआ? आप बता रहे हैं नोटिस अभी आया नहीं है, आएगा तो मैं पार्टी को भी स्पष्टीकरण दूंगा। आपको क्या लगता है आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र हो रहा है या फिर आपको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? आप बगैर मेरा पक्ष लिए, बगैर जांच करे आप एफआईआर दर्ज कर ले रहे हैं। मैं मेरी अपनी व्यक्तिगत इमेज पे मैं नहीं जाता, मैं पार्टी का मंडल अध्यक्ष हूँ। आपने मेरा बगैर बयान दर्ज किए, किसी के कहने पे आपने मुकदमा दर्ज कर लिया, एक सिंह आवेदन पे आपने उसका मेडिकल तक नहीं कराया। अगर उसको इतनी चोट लगी थी, हम लोगों ने इतना मारा था, तो उसी दिन मेडिकल कराना था आपको, क्यों नहीं कराया आपने? तो झूठी एफआईआर है। मेरे पास तो सारा फुटेज मेरे बोलने से नहीं, वीडियो रिकॉर्डिंग में है, जो जांच के समय में पुलिस को दूंगा, उससे सच्चाई दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मैं उसके विरुद्ध मानहानि का मुकदमा भी दर्ज कराऊंगा। ये बहुत स्पष्टता से है, क्योंकि मेरी इमेज कुछ नहीं है, मेरी पार्टी की इमेज मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी वजह से अखबारों को और मेरे विरोधियों को बोलने का मौका मिला। मेरी पार्टी की इमेज खराब करने का काम किया इसने, जो इसको नहीं करना था। 7 अप्रैल को मानसिक दिव्यांगजनों का विशेष शिविर देशभर सहित जबलपुर में भी आयोजित है। दिव्यांगों को शिविर स्थल पर किसी भी तरह की परेशानी ना हो, परिजनों को यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े, इसके लिए अभी से तैयारियों को पूरा कर लिया जाए। ये निर्देश कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने MLB के निरीक्षण के दौरान दिए। कलेक्टर ने कहा कि मानसिक बहुविकलांग दिव्यांगजनों पर पास दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, उन्हें स्थल पर ही स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा विकलांगता प्रमाण पत्र UDIED कार्ड, आधार कार्ड जारी किया जाए। उन्होंने 7 अप्रैल को आयोजित जिला स्तरीय शिविर में मानसिक बहुविकलांग दिव्यांगजनों का मेडिकल चिकित्सालय द्वारा संपूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण करने की बात भी कही। देखिए, आज़ादी के अमृत महोत्सव में मानसिक दिव्यांग एवं बहुविकलांग बच्चों के लिए एक विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उनको सभी जितनी शासकीय योजनाएं हैं उनसे लाभान्वित करना है। चिकित्सकीय दृष्टि से उन्हें जो संसाधनों की ज़रूरत है, जिस तरह के उपचार की ज़रूरत है, उसको प्रोवाइड करना है। इस हेतु कलेक्टर महोदय, नगर निगम कमिश्नर, CO जिला पंचायत एवं नगर के गणमान्य नागरिक डॉक्टर जामदार, डॉक्टर दीपांकर बनर्जी, सभी का एक सामूहिक दौरा था कि 7 तारीख को जो MLB स्कूल के प्रांगण में जो विशेष शिविर का आयोजन है, उसकी रूपरेखा तैयार करना है। जिला गुना कलेक्टर फ्रेक नोबल ए एवं पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार के निर्देश अनुसार जिले में अवैध रेत के विरुद्ध सतत कार्यवाही जारी है। इसी क्रम में आज अनुविभागीय अधिकारी चांचोड़ा वंदना राजपूत के मार्गदर्शन में आज 29 मार्च 2022 को खनिज, राजस्व एवं पुलिस द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुए ग्राम मालोनी में अवैध रेत के उत्खनन के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए मौके से लगभग 15 लाख रुपए कीमत की एक पनडुब्बी को जब्त कर उसके समस्त उपकरणों सहित चौकी बीनागंज थाना चाचोंडी की सुपुर्द में रखा गया। आज सुबह लगभग 5 o'clock के आसपास चाचौड़ा क्षेत्र में मालोनी में अवैध उत्खनन की जानकारी हम लोगों को मिली थी एंड ये उस पर हमारी पुलिस की टीम लगभग 70 पुलिस की टीम एंड उसके साथ साथ लगभग 12 लोग हमारे होमगार्ड जवान, उसका तहसील की टीम एंड स्थानीय स्तर पर थाने की टीम के साथ मिलकर आज सुबह दबिश दी गई थी। उसमें वहाँ पर एक पनडुब्बी मिली थी जिसमें ट्रक के इंजन को रखते हुए यूज़ किया जा रहा था, तो उसको आज जब्त किया गया है एंड उस पर केस बनाया जाएगा। अवैध उत्खनन पर लगातार पुलिस एवं जिला प्रशासन दोनों मिलते हुए काम कर रहे हैं एंड कार्रवाई लगातार जारी है। थाना क्षेत्र के अंतर्गत मालोनी गांव में एक लंबे समय से शिकायत आ रही थी कि यहाँ रेत का अवैध कारोबार बड़ी मात्रा में किया जा रहा है। इसमें बड़ी मशीनों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, रेत का संग्रहण भी किया जा रहा है और उस गांव की हमेशा इस तरह की शोहरत रही है कि वहाँ के ग्रामीण इकट्ठा होकर जो भी शासन का अमला जाता है उसको कार्रवाई नहीं करने देते हैं। आज हमारे कलेक्टर साहब श्री फ्रैंक नोबल साहब और उनकी पूरी उन्होंने टीम उपलब्ध कराई। हमारी पुलिस की टीम, इस तरह से संयुक्त टीम ने वहाँ दबिश दी। काफ़ी बड़ी संख्या में बल हमने उपलब्ध कराया। गांव में जाकर ही पूरी कार्रवाई की गई और वहाँ एक
जो पनडुब्बी थी, बड़ी पनडुब्बी, लोहे की पनडुब्बी जिसे जेसीबी से उठा पाया गया, वो जब्त की गई है और बाकी भी कार्रवाई वहाँ की गई है। तो उसमें वो तलाशी करके लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में लगातार होते जा रहे घोटालों और रोजगार के लॉलीपॉप के रूप में प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे शिक्षक भर्ती, कांस्टेबल भर्ती में हुए फर्जीवाड़े के विरोध में युवा कांग्रेस के कलेक्ट्रेट में राज्यपाल के नाम ज्ञापन देकर विरोध प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम किया। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए मध्य प्रदेश सरकार और भ्रष्ट मंत्रियों को जमकर कोसा। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट के गेट के बाहर घंटों तक खड़े रहे और संबंधित अधिकारी ज्ञापन लेने नहीं आया तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मजबूरन रोड पर जाम कर विरोध प्रदर्शन करना पड़ा। लगातार व्यापम पे घोटाला होता जा रहा है। आज युवा उस घोटाले के बारे में बोलने से डर रहे हैं क्योंकि पिछली बार जब व्यापम का घोटाला हुआ था तो ऐसी अनगिनत मौतें, ऐसी अनगिनत लाशें युवा भाइयों की मिली थी जिसका आज तक उसमें कौन सम्मिलित है उसका पर्दाफाश नहीं हुआ। बीते दिनों कांस्टेबल भर्ती वर्ग 3 की परीक्षा का पेपर लीक करना और उसमें मुख्यमंत्री के ऑफिस के लोगों का संलिप्त होना, ये अपने आप में एक दर्शा रहा है कि व्यापम घोटाला सामने प्रदर्शित है। ये लाखों युवाओं के उन हौसले को तोड़ रहा है जो अपने वर्षों से अपनी परीक्षाओं की मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको मालूम ही नहीं कि पर्दे के पीछे का खेल क्या है। जो गोली लगा रहा है उसका सिलेक्शन होता है और जो ईमानदारी से परीक्षा दे रहा है, पढ़ाई कर रहा है, वो बेचारे पीछे रह जा रहे हैं। ये युवक कांग्रेस आज मांग करती है कि व्यापम घोटाले की सीबीआई जांच कराई जाए और अगर सीबीआई जांच नहीं कराते तो युवक कांग्रेस सड़कों पर आके विरोध प्रदर्शन करे। जीतू पटवारी का बयान व्यापम को लेकर सरकार को घेरा। मध्य प्रदेश की स्थिति सभी तरह से दयनीय है। सीएम शिवराज सिंह चौहान वैचारिक रूप से वृद्ध हो चुके हैं। कोई नया आइडिया उनके पास नहीं है, कोई नया सॉल्यूशन, सुझाव और समाधान नहीं है। अब उनके पास कुछ नया नहीं बचा है, सिर्फ पुरानी योजनाओं का नाम बदला जा रहा है। सीएम शिवराज के सलाहकार भी थक चुके हैं, उनके सलाहकार भी वैचारिक रूप से बूढ़े हो चुके हैं। किसानों को आय बढ़ाने की बात कही थी लेकिन किसानों की आय घट गई है। केंद्र सरकार में नए आंकड़े जारी किए हैं जिसमें मध्य प्रदेश के किसानों की आय घटी है। पार्टी के कुछ सवाल हैं व्यापम से। किसी एक पाली में किस किस केंद्र से कितने कितने अभ्यर्थी चयनित हुए, ये क्लियर करे व्यापम। फिर सरकार से अलग सवाल है। नॉर्मलाइजेशन सूत्र के वास्तविक मान किस किस प्रकार निकाले गए तथा वो क्या है, ये भी स्पष्ट होना चाहिए। प्रत्येक शिफ्ट में 10 टॉप अभ्यर्थियों के अंक कितने हैं, ये सर्वविदित होने चाहिए। प्रत्येक अभ्यर्थी अंक में नॉर्मलाइजेशन सूत्र का उपयोग कैसे किया गया, प्रत्येक अंक में क्या परिवर्तन हुए, ये भी स्पष्ट नेट पे डालना चाहिए जिससे असमंजस खत्म हो। परीक्षा परिणाम की जांच के आदेश देना चाहिए सरकार को। गैर व्यापम अधिकारियों की समिति बनाकर रेलवे भर्ती परीक्षा की तरह अभ्यर्थियों पर आपत्ति ली गई, सब अभ्यर्थियों ने जो आपत्ति ली गई उनकी जांच होना चाहिए, जैसे रेलवे की एग्जाम में करा रहे हैं, जिसका बिहार में लगातार रेलें जलाई गई थी, मध्य प्रदेश भी उससे प्रभावित हुआ था। वैसी जांच का आदेश होना चाहिए। मैंने जैसा कहा था, एक अभ्यर्थी है विकास मीना, इसका सुबह उसने जब नेट पे पोर्टल पे देखा तो पास हो गया, चयनित, और शाम को देखा तो अचयनित। ये क्या नाटक है भाई, क्या चाहते हो आप? ये शिवराज सिंह का चिंतन मनन, आत्मनिर्भरता, स्वर्ण मध्य प्रदेश, सब ये दिखने लगा। अब आप देखो कि दूसरा अभ्यर्थी है, ये कहता है मुझसे 5 लाख रुपए मांगे गए, वो व्यापम के सामने धरना देता है। कुछ लोग जाके, अभ्यर्थी जाके आंदोलन करते हैं, पुलिस एफआईआर क्यों नहीं लिखती? जब आपके पास सामने आदमी आ गया, व्यक्ति आ गया, अभ्यर्थी आ गया, इसने कहा मुझसे 5 लाख मांगे, ये नंबर है, नंबर नहीं भी है तो पुलिस पता लगा सकती है कि किस नंबर से फोन आया। अगर
प्राइवेट नंबर भी है, तो आप जांच क्यों नहीं करते हो? क्या कारण है कि सरकार इससे बचना चाहती है? हम मांग करते हैं कि सीधा सीधा इस पूरी परिस्थिति में सरकार घोटाला कर रही है, सरकार अपने अपने को रेवड़ी बांट रही है। मध्य प्रदेश के गरीबों, मध्य प्रदेश के किसानों, मध्य प्रदेश के मजदूरों, आपके बेटों के साथ छल करती है, उनके साथ अन्याय करती है, केवल भावनाओं से खेलती है। इसलिए मैं मध्य प्रदेश की जनता से भी अनुरोध करता हूं कि ये शिवराज सिंह जी का असली चिंतन मनन जो पचमढ़ी में हुआ, उसका असल घोषित परिणामों में फर्जीवाड़े की पराकाष्ठा कर दी। मैं लिखित में भी दूंगा आपको। एक सेक्शन है नॉर्मलाइजेशन का, नॉर्मलाइजेशन, मनमाने तरीके से इसका उपयोग होता है। एक अभ्यर्थी प्राप्त अंक दूसरा टॉप अभ्यर्थी के 0.1% अभ्यर्थी के औसत अंक, औसत एवं मानक विचलन कैसे निकाले गए इसका कहीं उल्लेख नहीं मिलता। आदरणीय, आश्चर्य की बात यह है कि परिणाम में भूतपूर्व सैनिकों के लिए 600 पदों को आरक्षित रखा गया था, जिसको 0.1%, जैसा मैंने कहा कि नॉर्मलाइजेशन में अपर जाना था, एक भी क्वालिफाई नहीं हुआ, सिंगल एक भी नहीं हुआ, एक भी भूतपूर्व सैनिक नहीं हुआ। जबकि 8 से 10 हजार भूतपूर्व सैनिकों ने इसमें एप्लीकेशन दी थी, जो 12 लाख में से। तो ये कैसा इसका उपयोग हुआ, नॉर्मलाइजेशन का कैसे उपयोग हुआ, ये अपने आप में सरकार की नीयत को बताता है। 70 अंक दिखाए गए, नॉर्मलाइजेशन के बाद अचयनित रहा, चयनित नहीं हुआ। और दूसरा अभ्यर्थी 68 अंक वाला नॉर्मलाइजेशन में चयनित हो गया। चमत्कार है। 30,000 अंतिम जो घोषित परिणाम है, जिन लोगों का चयन हुआ है, जिसमें हजारों ऐसे ऊपर नीचे अंक आए हैं, जिसकी लिस्ट मांगते हैं नहीं देते हैं। लिस्ट मांगी गई, अखबार ने मांगी, हमने भी चिट्ठी लिखी है, नहीं दी गई। और भी जो सोशल वर्कर है उनने भी लिखी, नहीं दी गई। हिंदू नववर्ष पर कर्म का अखिल भारतीय कवि सम्मेलन की व्यापक तैयारियों के लिए बुधवार सुबह विधायक रामेश्वर शर्मा ने अटल पथ, प्लेटिनियम प्लाजा, माता मंदिर, टीटी नगर, भोपाल का स्थल निरीक्षण किया। इस दौरान नगर निगम, पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। ज्ञात हो कि पिछले 2 दशकों से कर्मश्री संस्था द्वारा हिंदू नववर्ष, गुड़ी पड़वा, चेती चांद के दिन अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में इस वर्ष भी 2 अप्रैल को हिंदू नववर्ष पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। एक तो मंच के पीछे लगाना, सर आज निरीक्षण किया आपने, क्या कहा? हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2000 से शुरू हुआ है, आज 2022 है, लगातार हो रहा है। बीच में कोरोना काल के कारण कार्यक्रम सार्वजनिक नहीं हुए, लेकिन उस पर भी जो है हमने व्यवस्था की कि कैसे भी लोगों को कनेक्ट करके और आयोजन किए गए। और 22 साल से लगातार आयोजन हो रहा है। हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में उत्साह, उमंग, धार्मिक परंपराएं, भारत की रीति रिवाज, इसका जनता में प्रचार प्रसार, इसका खास मकसद रहता है। और साहित्य भारत की आराधना है, साहित्य भारत की पूंजी है। साहित्य का जागरण ही राष्ट्र जागरण होता है। हम देखते हैं जब मुगलों से संघर्ष भारत के लोगों ने दिया तो तब कवि भूषण की कविताओं ने देश के स्वाभिमान का जागरण किया। जब अंग्रेजों के खिलाफ आए तो सुभद्रा कुमारी चौहान और भवानी प्रसाद मिश्र जैसे अनेक वीर रस के और अनेक कवियों ने साहित्य दिया जो समाज में प्रेरणा बना और अंग्रेजों के खिलाफ बगावत हुई। तो भारतीय समाज में साहित्य की चेतना का जागरण और हमारे मान बिंदुओं का सम्मान, ये साहित्य की आराधना से होता है। उस दिन हिंदुओं का नव वर्ष की शुरुआत होती है, गुड़ी पड़वा का दिन होता है और साथ में चेती चांद होता है, नवरात्रि होता है और सृष्टि का निर्माण दिवस भी
वही दिन कहलाता है। उसी दिन ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया था। और चाहे हम रामनवमी मना लें, चाहे हनुमान जयंती मना लें, चाहे महावीर जयंती मना लें, चाहे भगवान गौतम बुद्ध जयंती मना लें, चाहे गुरु नानक जयंती मना लें, चाहे दुकान और फैक्ट्रियों के या बेटा बेटियों के शादी विवाह कर लें, सब इसी कैलेंडर पर होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि 1 जनवरी को लोग भूलें और वर्ष प्रतिपदा और विक्रम संवत को याद रखें। सबको शुभकामनाएं, बधाई। आज उस स्थल का निरीक्षण अधिकारियों के साथ किए। कौन गरीब नवाज है? एक कव्वाल है, उन्होंने बोला है कि जिस दिन गरीब नवाज चाले यानी कि उनके जो जिनकी आराधना करते हैं तो क्या कर लेंगे? तो हिंदुस्तान कहाँ था पता नहीं चलेगा। कहाँ था? यहीं था हिंदुस्तान। ये तो उनका पता नहीं चलेगा जो फालतू मुगालते पाले। देखो, देश के खिलाफ किसी को मुगालते नहीं पालना चाहिए। भारत के भगवान राम ने भी धरती की पूजा की है, कृष्ण ने भी की है, महावीर ने भी की है, गौतम बुद्ध ने भी की है, गुरु नानक ने भी की है। धरती देश की महान है और जो इस धरती पर पैदा हुआ है, पहले वो नर के रूप में पैदा हुआ और उसने धरती की पूजा और वंदना की और ये भारत माता है। गरीब नवाज हो या दूसरे नवाज हो, सब नवाजों को सावधानी से समझ लेना चाहिए। ये भारत भूमि है, यहाँ देवता भी अपनी इच्छा से पैदा नहीं हो सकता। भूमि के आदेश के अनुसार इस धरती पर देवता पैदा हुआ है। इसलिए जिस दिन भारत के लोग चालेंगे उस दिन कौन नवाज कहाँ होगा ये पता ही नहीं चलेगा। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का बयान। 6 अप्रैल को प्रदेश में युवा सांसद कार्यक्रम का होगा आयोजन। उच्च शिक्षा विभाग के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के विद्यार्थी से युवा संवाद कार्यक्रम से जुड़ेंगे। प्रदेश भर में 16.50 लाख विद्यार्थी वर्चुअल ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग माध्यम से कार्यक्रम में जुड़ेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान युवाओं से करेंगे संवाद। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि नई शिक्षा नीति लागू जब मध्य प्रदेश ने भारत में सबसे पहले की है, तो उसका 1 साल हमारा सफलता के साथ पूरा होने जा रहा है। और इसी के साथ जोड़ करके चूँकि हमारा अपना 2 शैक्षणिक सत्र में हमने अपनी परीक्षा को ओपन बुक परीक्षा प्रणाली के माध्यम से किया था, और चूँकि इस साल हमारा अपना कोविड के एक तरह से ये तीसरी लहर के बाद का सत्र करीब करीब इस स्थिति में आया है कि हम अपनी ऑफलाइन परीक्षा की तरफ भी बढ़ रहे हैं और हमारी गतिविधियों को भी सामान्य रूप से संचालित करते जा रहा है। इसी को चूँकि परीक्षा के पूर्व हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री का यूथ संवाद का कार्यक्रम हमने आगामी 6 अप्रैल को रखा है, और इस 6 अप्रैल के यूथ संवाद कार्यक्रम के माध्यम से मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री लगभग 16.5 लाख विद्यार्थियों से वर्चुअल लाइव ब्रॉडकास्टिंग माध्यम से जुड़ेंगे। इसकी रचना इसी प्रकार से की गई है कि लगभग 1300 से ज़्यादा शासकीय अशासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालय, सभी विश्वविद्यालय के 16.5 लाख विद्यार्थियों को दूरदर्शन, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक के माध्यम से विद्यार्थियों से न केवल संवाद करेंगे, बल्कि हमने कोशिश की कि 52 जिला मुख्यालय शासकीय महाविद्यालय में वर्चुअल कक्षाओं के माध्यम से 25,000 विद्यार्थियों को, जिनमें से चयनित विद्यार्थी हैं, उनसे वो अपने संवाद के माध्यम से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ विभिन्न हमारे जो विद्यार्थी हैं वो सभागार में उपस्थित रहेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये एक प्रकार से पहली बार इतना बड़े पैमाने पर माननीय मुख्यमंत्री का संवाद नीचे लेवल पर युवाओं से होने जा रहा है। क्योंकि ये बात सही है कि सरकार शिक्षा के साथ साथ कई सारे अलग अलग प्रकार के प्रयोग भी कर रही है। यशस्वी मुख्यमंत्री की रुचि भी रहती है, और चूँकि नई शिक्षा नीति में भी इस बात का गुंजाइश दी गई है कि वो स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़े, वो आने वाले भविष्य की दृष्टि से अपने आप को तैयार करे, जिसमें वो स्वयं के व्यवसाय में दक्ष होकर आगे बढ़े, या शासकीय सर्विस में भी जाए तो वो अपनी क्षमता योग्यता से अपना विशेष स्थान बनाए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस दिशा में जो हमारी स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना का जो प्रकोष्ठ है, उसके प्रशिक्षण के माध्यम से भी जो हमने पिछली बार शिक्षण प्रशिक्षण का कार्यक्रम संपन्न किया था, उसका पिछली बार का हमारा अनुभव बहुत अच्छा रहा है। लेकिन इस साल हम चूँकि इस पर और आगे किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए, युवाओं को किस प्रकार का अनुभव आया था और आने वाले समय में और इसमें क्या सुधार करना चाहिए, इसकी चर्चा भी माननीय मुख्यमंत्री के साथ की जाएगी। साथ ही साथ नई शिक्षा नीति की एक पुस्तिका का विमोचन, नई शिक्षा नीति 2020, नई शिक्षा नई उड़ान, इसका विमोचन भी इस अवसर पर यूथ संवाद में माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से होगा।
साथ ही साथ स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना की उत्कर्ष पत्रिका का विमोचन भी हम कराने वाले हैं। इसी कार्यक्रम में विश्वविद्यालय में जो इंक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए विद्यार्थियों को सीड मनी का भी वितरण हम करने जा रहे हैं। कार्यक्रम स्थल पर 18 विश्वविद्यालय के अलग अलग प्रकार के अच्छे नवाचार के जो हमने अपने कुछ विश्वविद्यालय में किए हैं, इसका प्रदर्शनी का स्टॉल भी हम लगाने वाले हैं। साथ ही साथ विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रम, हितग्राही मूलक योजना, डिजिटल शिक्षण की जानकारी, ई कंटेंट उपलब्ध कराना, ऑनलाइन शिक्षण और पाठ्यक्रम की भी पूरी योजना बनाई गई। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।